हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते आए हैं कि उनकी सरकार की योजनाएं हर एक व्यक्ति के लिए और इसका लाभ किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं दिया जाता। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ही उनकी सरकार का मूल मंत्र है। लेकिन 2002 से लेकर अब तक एक वर्ग हमेशा ये मानता आया है कि बीजेपी केवल और केवल हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व करती है। मोदी एक समुदाय की बस सुनते हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हिंदू मुसलमान को लेकर दो टूक जवाब दे दिया है और मुसलमानों संग अपने रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा खुलासा भी किया, सब कुछ स्पष्ट कर दिया। पीएम ने ऐसे लोगों की गलतफहमी को भी दूर किया जो उन्हें मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं। पीएम ने कहा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मोदी मतलब काम, हिंदू मुस्लिम का ना लो नाम। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। पूजा एन शर्मा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ है और इसके अलावा ज्ञान रंजन पटेल जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से और देव ज्योति प्रवक्ता वीआईपी से हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और चलिए इस बहस की शुरुआत हम करेंगे दानिश इकबाल जी से। दानिश जी, ये बहुत बड़ा बयान प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, बहुत कुछ स्पष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष इसे महज एक जुमला बता रहा है। इस पूरे बयान को प्रधानमंत्री के आप कैसे देखते हैं? शुभी, देखिए, जो लोग इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो लोग इस देश के अंदर सरकारी योजनाओं को भी हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने का काम करते आए हैं, उन सभी लोगों को आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आईना दिखाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी इस देश में पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं, अपितु संतुष्टिकरण के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर सभी समाज के लोगों को, समाज के अंदर जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान समाज के अंदर जो पसमानदा समाज के लोग हैं, उनको भी तुष्टिकरण कर करके नहीं, बल्कि उनको जो है सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के अंदर पसमानदा विमर्श शुरू किया और इस देश के अंदर मुख्य धारा में लाने का काम किया। आप बताइए, इस देश के अंदर मुस्लिम के आरक्षण की बात होती थी, इस देश के अंदर हर बात में मुसलमान, हर बात में मुसलमान, लेकिन अगर मुसलमान के अंदर भी कोई दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, तो उसको भी कैसे सामाजिक न्याय दिलाया जाए, उसको भी कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये काम प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। अनेक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से अनेक जो मुस्लिम जातियां हैं, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको जो है सशक्त किया गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बात सशक्त है, सत्य है और रियल में शुभी जी, यही सेकुलरिज्म की सही परिभाषा होती है कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला जाए, एक साथ सभी के लिए न्याय किया जाए। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 वर्षों के अंदर सभी समाज, सभी मजहब के साथ न्याय किया है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। जो भी योजनाएं, लाभार्थी योजनाएं जो दी गई इस देश के अंदर, अगर वो हिंदू समाज को गया है तो मुस्लिम समाज के यहाँ भी बिजली पहुंचाई गई है, सड़कें बनवाई गई हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो आवास दिया गया हो, कांग्रेस से हमारे साथ है ज्ञान रंजन जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, आप बार बार कहते हैं, आपकी पार्टी की तरफ से, आपके गठबंधन की तरफ से ये कहा जाता है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व करती है और बहुत सारे जुमलों की बात आप करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं या फिर कई योजनाएं ऐसी है जिसका लाभ ना सिर्फ हिंदू वर्ग के लोगों को मिलता है, हिंदू धर्म के लोगों को मिलता है, बल्कि सभी जातियों के वर्गों को हर योजना का लाभ मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों क्यों ना। सुबी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, सुनिए कुछ। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। दूसरी चीज आता हूं, मैं दूसरी बात को बताता हूं। अगर ये बातें हो रही है हिंदू और मुसलमान की,
तो देश के प्रधानमंत्री को तो पहले इस मंच पे जो पद पे हैं उस पद से इन बातों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। कभी कपड़ों के देखकर, कभी टोपी के रंग के देखकर, कितनी बार इन्होंने सार्वजनिक मंच से बात को उन्होंने तंज कसा है। ये सच्चाई है, वो सारे वीडियो भी हैं, आपके पब्लिक डोमेन में भी है, आप देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज के इस डिबेट से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो क्या गैस सिलेंडर जो महंगा है हिंदू को सस्ता में मिलता है क्या है, और मुसलमान को महंगा में मिलता है क्या? किस तरह की बात कर रहे हैं? जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या हिंदू लोगों को नौकरी मिल रही है कि मुसलमान लोगों को भी मिल रही है? क्या है ये देश की जिस तरह से जिस पथ पे ले जा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये साफ है कि पिछले 4 फेज में जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझाने आ रही है, जो पब्लिक से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उनसे इन्हें पता है कि देश में उनकी जो जमीन है खिसक चुकी है। लोग परेशान हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि अब क्या करें। तो ये पहले ही हमारे नेता ने, हमारे नेता राहुल गांधी ने पहले ही देश को एक संदेश दिया था कि नफरत को नहीं, नौकरी को चुनो। और आने वाले दिनों में देश में जो भाजपा के लोग हैं उनसे बच के रहना, ताकि वो बड़गलाएंगे, कंफ्यूज करेंगे। आप देखो देश के प्रधानमंत्री 3C पे काम कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की देश को, तो देश नहीं हुई। दूसरे बात उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोगों को उल्टा सीधा बोल के करप्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हुई। तो अब तीसरी C की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कंफ्यूज पॉलिटिक्स। देश में इधर उधर की बातें करके, लेकिन यहाँ पर तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है ज्ञान रंजन जी, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और उन योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है, किसी एक वर्ग के लोग को किसी चीज का लाभ नहीं मिल रहा। सुभी जी, इसका जवाब मैं देता हूं। सुभी जी, आज का बेरोजगारी दर CMI डाटा का कितना है? 82% में, उसमें भी 80% पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं। आप समझिए, इस पे बात कीजिए ना। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, और गृहिणी ने कसम खाई है कि इस बार उनको कमर तोड़ महंगाई के बदले मुंह तोड़ जवाब देगी। तीसरी सबसे बड़ी बात, किसान, 750 किसान शहीद हो गए। 10 किलोमीटर नहीं था PM आवास से, वो कभी मिलने नहीं गए, और काले कानून उनको मजबूरन में वापस लेने पड़े, और आज तक MSP की गारंटी नहीं। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस योजना की बात कर रहे हैं मनरेगा, कांग्रेस पार्टी ने लाई, क्या उसने धर्म देखा? ज्ञान रंजन जी, लेकिन अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी प्रकृति से उत्पादित चीजें उस पर पहला हक मुसलमानों का है। तो इस तरह के बयान, मायावती के बयान की अगर हम चर्चा करें, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने बहुत ही प्रमुखता के साथ मुसलमानों की चर्चा की थी कि सभी एकजुट हो जाएं। तो इस तरह के बयान तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से पहले भी आते रहे, लेकिन यहां पर तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, और मैं संकल्प लेता हूं कि ये भेदभाव नहीं होगा। देखिए भगवान, एक मिनट, आपने बहुत नहीं, आपने बहुत कुछ कह दिया। नहीं, आप सुन लीजिए, बहुत कुछ आपने कह दिया। दानिश भाई, मेरे से सवाल किया गया, उसका जवाब देता हूं। सिंपल है, गंगा के तट पे खड़ा होकर गंगा के सामने उनको सुदबुद्धि आती है, और आज से वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको शर्त लगाता हूं, जैसे ही वो बिहार में अभी आएंगे ना प्रचार करने, पहला यही होगा धर्म के ध्रुवीकरण करने का। आप देख लीजिएगा सुभी जी, ये छुपा नहीं है, ये RSS का 1925 से दो देशों को बांटने का, धर्मों के बेसिस से बांटने का, वही कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया। सुभी जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा कराया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का तुष्टीकरण करके देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, मुसलमानों को जमीनी स्तर पर खोखला किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को मिटाने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने जो है इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का अगर लकीर किसी ने खींचा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने खींचा है। इस देश को अगर सांप्रदायिकता की आग में ढकेलने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस देश के अंदर भिवंडी, भागलपुर और न जाने कितने 165 दंगे हुए, वो कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान। दानिश इकबाल जी, आपको रोकना चाहूंगी, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चर्चा अभी भी बाकी है। हमारे साथ पूजा एन शर्मा, प्रवक्ता JDU से भी जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। पूजा जी, आप सुन रही होंगी इस बहस को, इस चर्चा को आप भी सुन रही होंगी। बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, आप भी इनके ही गठबंधन का हिस्सा हैं। आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं, और अगर इसे धरातल पर लाना हो, बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमने संकल्प ले लिया है, लेकिन सवाल एक ये भी है कि आखिर ये बताने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं? देखिए भाई, हमारी जो विपक्ष है वो तो मुद्दा विहीन हो गई है, और ये चौथे फेज के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस मुद्दे पर बात की जाए।
तो कभी ये पीएम मोदी के जनसंख्या के बयान को पकड़ ले रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी कैसे कपड़े पहनते हैं उस पर चले जाते हैं, कभी ये भी चले जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का चेहरा बुझा हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजों की चर्चा ना की जाए तो बेहतर है। और कंफ्यूजन की, जैसे ज्ञान रंजन जी ने कहा कि कंफ्यूजन की अब नीति को अपना रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन कहाँ है? आपने भी शुभी जी बिल्कुल ठीक कहा कि कंफ्यूजन तो सारी चीजों को खत्म कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री मैं बता दूं, वो किसी संप्रदाय के नहीं, वो किसी राज्य के नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं। और अगर उन्होंने इतने अच्छे, हमारा आज देश जो है वो सबसे बड़ी विपत्ति हमारे देश पर जो आई है वो है जनसंख्या, और उस जनसंख्या के आधार पर उन्होंने ना किसी धर्म ना किसी संप्रदाय का नाम लिया है और इसे बताया है कि जनसंख्या जो है सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए भी है, और उस पर अपने विचारों को साझा किया न्यूज़ 18 से। तो इसमें कौन सी बात गड़बड़ इनको नजर आ गई है? हमारे पक्ष को ये बताने की तकलीफ करें हमें। सुवी जी देखिए, जनसंख्या की जो बात आती है, जनसंख्या एक कॉमन, मतलब ये सिर्फ देश का ही नहीं, भारत देश नहीं, पूरे दुनिया में अलार्मिंग है। और इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही, जब हम बचपन थे, छोटे थे, तो हर दीवार पे लिखा रहता हम दो हमारे दो। उसकी वो जो योजनाएं हैं सरकार ने चलाई, बिहार में भी आप प्रजनन दर देखोगे तो काफी अच्छा हुआ है। तो यही तो मैं कहना चाहता हूं कि राइट ऑफ एजुकेशन के तहत जब मनमोहन सिंह ने सरकार लाया, ये साक्षरता से ही कम किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप देखो टाउन में जो पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली उन चीजों को समझती है, उसको कंट्रोल करती है, और जनसंख्या को रोकने का एकमात्र माध्यम है कम करने का, वो है एजुकेशन। और हमारे देश में आरटीआई जैसे संस्था को ला के नीचे लेवल पर लाने का लिए काम किया गया है। उसको प्रोत्साहन के लिए आपने देखा होगा मिड डे योजनाओं की लाई गई है। तो मैं आपको सीधा सीधा कहता हूं, जिस योजना की आप बात कर रहे हैं ना, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिहार ने 39 सांसद दिया, पटना केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी नहीं दे सके देश के प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे सार्वजनिक मंच से, लेकिन देश को पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा भी नहीं दे सके यूनिवर्सिटी का। अब किस योजना की बात करते हैं, किस बिहारीपन की बात करते हैं? अगर एक मैं बिहारी हूं तो बाकी बिहारियों को भी एक खून खोलना चाहिए। कितनी शर्म की बात थी, उन्होंने आगे बिहार के डीएनए पे उंगली उठाया। देश के प्रधानमंत्री से ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती, वो भेदभाव करते हैं। मुसलमानों की बात करें, जैसा कि हमारा टॉपिक है, क्योंकि योजनाएं बृहद स्तर पर लाई जाती है और बड़े स्तर पर लाकर इसे हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जाता है। और मुझे लगता है कि इस बहस से हम थोड़ा भटक रहे हैं। ज्ञान रंजन जो है आज के पूरे डिबेट को ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज के डिबेट के मुद्दों से पूरी तरह से हट रहे हैं, क्योंकि इनको जवाब सूझ नहीं रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता इनका जो है पेशा है। पार्टी के लोग सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए जब आज पिक्चर क्लियर हो चुका है, देवज्योति जी प्रवक्ता हमारे साथ वीआईपी के भी जुड़े हुए, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। देवज्योति जी, ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि जो भी नैरेटिव आपकी तरफ से क्रिएट किए गए थे, बनाए गए थे, उसे प्रधानमंत्री के बयान ने धराशायी कर दिया है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आज मैंने बयान सुना, वो जिस तरह से रेगिस्तान में मछली मारना और आसमान में पेड़ उगाना, उसी के जैसा झलकता है, क्योंकि इनकी कुर्सी डगमगा गई है। ये 2004 का जो मैंडेट था, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम लोग नारा सुनते थे, अब की बार अटल सरकार, अब की बार अटल बिहारी। आज 2004 का जो मैंडेट है, उस मैंडेट फिर से रिपीट कर रहा है 2024 में। जनता जो है रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई से परेशान हो चुकी है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इनको कहे थे, टोपी नहीं लगाए थे, यही पटना में टोपी पहनाने गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, तो उस समय टोपी निकाल के ये फेंक दिए थे। बिल्कुल, टोपी क्यों पहनेंगे? नहीं, टोपी पहनने से न्याय होता है क्या? टोपी पहनने से विकास होता है क्या? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप? क्यों टोपी पहनेंगे? हाँ, फेंक दिया, क्यों पहनेंगे? टोपी क्यों पहनेंगे भाई? टोपी पहनने से विकास नहीं होता है, विकास करके दिखाया है। आज नहीं, आप लगाइए टीका, आप लगाइए टोपी,
हम नहीं लगाए लालच में नहीं कुर्सी उनकी जा रही है। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप विकास अगर करते हैं तो जमीनी स्तर पर करते हैं। प्रधानमंत्री ने बिना टोपी पहने आज मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। बिना टोपी पहने आज मुस्लिम महिला पायलट बन रही है। बिना प्रधानमंत्री, चलिए दानिश जी आपको रोकना चाहूंगी। दानिश जी उन्हें अपनी बातों को पूरी रखने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर रहे हैं ना, गलत बात कर रहे हैं। आज सुबह जी आज मुस्लिम महिला पायलट बन रही है, आज मुस्लिम लड़की बॉक्सर बन रही है, आज मुस्लिम सबसे ज्यादा IAS बन रहे हैं। इस बार जनता जो है छापेमारी पकड़ ली, इनको जो है जनता छापेमारी कर रही है। टोपी पहनना है, CBI से कोई नहीं डर रहा है। पहनाते रहिए आज टोपियां। जनता जब रुला रही है, चौथा चरण का चुनाव हो गया, इनको ID का रिपोर्ट आ गया, समाप्त है, कहीं भी नहीं है। अगला भी 100 सीट आ रहा है। दानिश जी आपको रोकना चाहूंगी, उन्हें अपनी बातों को पूरा करने दीजिए जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो झूठ गांव-गांव तक पहुंच चुका है कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। आज इनकी कुर्सी खिसक चुकी है। आज किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी गांव में जाके किसी से भी पूछ लीजिए, शहर का बात छोड़ दीजिए, शहर में भी आज लोग परेशान हो चुके हैं और एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आज जहां भी वोट मांगने जा रही है, लोग जो है कुर्सी तक नहीं दे रहे हैं वहां का कैंडिडेट को या वहां का नेता को। फिर झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। इस तरह की बात क्योंकि अगर हम धरातल पर चीजों को देखते हैं, अदालत में भी जब सुनवाई होती है तो वहां पर सबूत मांगे जाते हैं, और जब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं देश में 140 करोड़ जनता है और उस जनता में अलग अलग तरह से योजनाएं बांटी जा रही है। उन योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से अपने संकल्प को दोहराया है कि वो भेदभाव नहीं करते हैं और वो आगे भी नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो बार बार एक ही मुद्दों को उठाया जाता है उसे सिरे से खारिज करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि 4 चरण के चुनाव देश भर में पूरे हो चुके हैं और आगामी कुछ 3 चरणों के चुनाव भी बाकी हैं, लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए बयान को लेकर बहस लगातार की जा रही है सियासी गलियारों में, और इसी बहस को लेकर हमने भी आज चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। इन खिलाड़ियों को देखिए, जमशेदपुर में खुला मैदान नहीं होने की वजह से ये खिलाड़ी सूखी नदी में फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने के लिए मजबूर हैं। नदी में पानी रहने पर वो अपनी प्रैक्टिस तक नहीं कर पाते, नदी सूखने पर वो किसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। इन खिलाड़ियों ने कई बार प्लेग्राउंड की मांग की, लेकिन इस पर अब तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। खेलने में थोड़ा परेशान होते हैं, मैदान में हम लोग का बस सर स्कूल का ग्राउंड वहाँ पे छोटा कर दिया गया, वहाँ पे खेलने नहीं, ताला लोग रहता है गेट में। युवाओं का कहना है कि हम जिस उम्मीदवार को वोट देंगे उससे शहर में खुला मैदान बनाने की मांग करेंगे। बता दें कि जमशेदपुर में खुला मैदान को पार्क और ओपन जिम में तब्दील कर दिया गया। इन पार्कों को कभी भी बंद कर दिया जाता है। शहर के खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी समस्या इस वक्त खड़ी है, वो खेल की प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ। मैदान नहीं होने की वजह से नदी के बीचों बीच वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए मजबूर है। सिवान के दरौली में एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधायक अमरेंद्र पांडे के साथ कई नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन 4 मई को एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नामांकन को लेकर किया गया। कार्यकर्ताओं के बीच इस बात पर चर्चा की गई कि नामांकन में कैसे भीड़ जुटाई जाए। 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है वह नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, नीतीश जी ने किया है, इसलिए इन्हीं लोगों को फिर से अपना मत देके इनके प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जो यहाँ से हैं उनको विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को फिर से जिताना है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के उम्मीदवार के रूप में विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए सभी लोग विजय लक्ष्मी कुशवाहा को वोट दें और उन्हें भारी मत से जिताएं। अगलगी की ये तस्वीरें गया जिले की है।
मैगरा थाना क्षेत्र के मैगरा बाजार में असामाजिक तत्वों ने 4 दुकान में आग लगा दी। इस घटना में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक सारा सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। घटना की सूचना पर मैगरा थाना अध्यक्ष भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि दुकान में आग कैसे लगी, लेकिन लोग जानबूझकर आग लगाने की आशंका जता रहे हैं। इस घटना में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बेतिया में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां ट्रांसजेंडर ने अपने प्रेमी के साथ मंदिर में 7 फेरे लिए। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। बेतिया के सरिसवा गढ़ी माई मंदिर में हुई इस शादी के सैकड़ों लोग गवाह बने। गोपालगंज के रहने वाले ट्रांसजेंडर ने मझौलिया के दिनेश कुमार से विवाह रचाकर 7 फेरे लिए हैं और 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाई। दोनों का पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जाता है कि दिनेश ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। यात्रा के दौरान किन्नर से उसकी मुलाकात हुई और दोनों की दोस्ती हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। इतना ही नहीं, दोनों दिल्ली में एक साथ रहने भी लगे। दिनेश ने अपने परिवार से बातचीत की और किन्नर प्रेमिका से शादी करने का फैसला कर लिया। कटिहार में 7 फेरों से पहले एक रिश्ता टूट गया, जब नशेड़ी दूल्हे को दुल्हन ने रिजेक्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, वो बयान आप देख रहे होंगे। मोदी मतलब काम, हिंदू मुस्लिम का ना लो नाम। ये बातें उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, पूरा बयान आपको पहले सुनवाते हैं। आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। और यहाँ रुकते हैं, छोटे से अंतराल के लिए खबरें लगातार जारी है।